अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो भी किस प्रकार से जो जलयान है वो अंदर आ रहा है, फिर पानी भर जाता है, फिर आगे निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय जल मार्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके लिए अगर मैं ये कहूँ ना भी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है वो भी इस टॉपिक के बिना अधूरा रहता है। लगातार या एक साल छोड़कर ज़रूर इस टॉपिक से प्रश्न आता है और मुझे भी ये टॉपिक बहुत प्यारा लगता है। और वो टॉपिक है आज स्वेज नहर और पनामा नहर। और स्वेज और पनामा नहर को मैं ये चाहूँगा भी पहले हम इन दोनों को अलग अलग अच्छे से समझें और फिर इन दोनों में हम अंतर करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार अंतर पूछा जाता है। तो पहले एक एक करके इनको समझते हैं। और ये दोनों ही जो नहरें हैं, चाहे स्वेज नहर की बात करो चाहे पनामा नहर की बात करो, मैं तो ये कहूँगा ये मानव का एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसने पूरे विश्व व्यापार को एक नई ऊंचाइयां दी है। विश्व व्यापार के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं इसने। बहुत से देशों की बीच की दूरियों को इन दोनों मार्गों ने कम कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले स्वेज नहर से शुरू करते हैं। स्वेज नहर, ये आपके सामने मैंने एक साइड का विश्व मानचित्र बनाया है, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हो ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप और नीचे साइड में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें भी ये नहर वो कहाँ पर है, कहाँ पर बनी हुई है। तो आप देखिएगा ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर देश पड़ता है मिस्र, जिसका इधर वाला जो कुछ हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप में आता है, बाकी मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मिस्र के अंदर पोर्ट सईद से लेकर स्वेज तक ये है यहां पर स्वेज नहर। इधर आप देखेंगे ये है भूमध्य सागर और यहां पर ये है लाल सागर, हिंद महासागर का हिस्सा है। और ये इधर आपको पता है अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा भूमध्य सागर और हिंद महासागर का ये हिस्सा लाल सागर है। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से ये दिमाग में सेट कर लें भी स्वेज नहर कहाँ पर है। स्वेज नहर मिस्र देश में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। अगर इसके उत्तरी सिरे पर आप देखेंगे तो जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट सईद और नीचे वाला पोर्ट है स्वेज। तो सईद को स्वेज से जोड़ा गया है। यहां पर एक चीज यहां पर मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, जब ये नहर बनाई गई है तो इस नहर के मार्ग में रास्ते में 3 झीलें भी आती है। उन झीलों की अगर मैं बात यहीं पर कर दूं तो वो 3 झील कौन कौन सी है? एक तो है इसमें मंजाला झील, एक है सईद झील और तीसरी जो झील है वो है बिटर झील। तो पोर्ट सईद से स्वेज पोर्ट के बीच में 3 झील भी है, मंजाला झील, सईद झील और बिटर झील है। तो स्वेज नहर है वो इन तीनों झीलों से होकर यहां पर गुजरती है। अब एक चीज यहां ये समझिए, ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाई गई ये नहर, किसने बनाई, इन सब पर बात करें हैं। सबसे पहले क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी उस पर बात करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो क्लास में क्या पढ़ा, हमने महासागरीय जल मार्गों का 6 जल मार्गों पर हमने बात कर ली थी। उसमें याद है आपको 2 मार्ग, एक बताया था मैंने भूमध्य सागर और हिंद महासागर जल मार्ग, इसकी बात की थी। दूसरा हमने कहा था उत्मासा अंतरिप जल मार्ग की बात की थी। आपको भारत में आना है, ये अपना देश है भारत, आपको भारत आना है। कहां से आना है? ये रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड से आपको भारत आना है। तो जब तक इस नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब हम कहां से आते थे? तब हमारे आने का रास्ता ये था, इस तरीके से आते थे हम यहां पर।
देखिएगा कितनी घुमावदार रास्ते से होकर, यानी पूरा अफ्रीका महाद्वीप का लगभग एक राउंड लगाते हुए हम यहां पर पहुंचते थे। और भूमध्य सागर से हिंद महासागर, अगर इधर से किसी देश से आना होता था तो सेम इसी रास्ते से हम इधर आते, ऑस्ट्रेलिया जाते या दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में हम आते थे। तो इस मार्ग को खोलना, इस स्थल भूमि पर नहर बनाना अति आवश्यक हो गया था। ये इंजीनियरों को और वहाँ के शासकों को ये बात समझ में आ गई थी भी क्यों न इस जमीन को खोदकर यहाँ पर एक नहर बना दी जाए, तो भैया हमें इतना लंबा चौड़ा रास्ता है वो तय नहीं करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर ये नहर बनाई, और ये नहर बनते ही अब आप समझ गए होंगे भूमध्य सागर और लाल सागर यानी हिंद महासागर, ये सीधा रास्ता खुल गया। तो हमें भारत आना है, इंग्लैंड से भारत आना है, फ्रांस से भारत आना है, तो ये राउंड क्यों लगाएं, शॉर्टकट रास्ता बन गया ना अपना भी, इधर से होके हम इस तरीके से हम इंडिया पहुंच जाएंगे। हजारों किलोमीटर की दूरी हमारी कम हो गई, कितना बड़ा फायदा हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये नहर है। इसने व्यापार को, क्योंकि 75% से ज्यादा लोगों को इससे लाभ हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को इसने कवर कर लिया इस नहर की वजह से। और इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण ये मार्ग है वो यहां पर बन पाया। तभी हमने कहा भी ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक नहर मार्ग है। तो यानी विश्व की सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। कौन सी नहर है? वो स्वेज नहर है। फिर आती है ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दो बात। तीसरी बात, इसके उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर पर कौन से पोर्ट है? तो ऊपर सईद पोर्ट है और नीचे स्वेज पोर्ट है, वो इनको जोड़ती है। और क्योंकि ये मानव ने बनाई है, इंजीनियरों ने बनाई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे भी ये एक कृत्रिम जल मार्ग है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मानव ने बनाई है इसको। और किस देश में है? ये मिस्र देश में है, मिस्र देश में है। अब बात करें ये नहर कब बननी स्टार्ट हुई। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, कब शुभारंभ हुआ, तो वो ईयर आता है 1859 में। 1859 ईस्वी में ये बनना शुरू हुई। अब लगे हाथ हम ये भी कर लें भी बनाने में महत्वपूर्ण रोल किस इंजीनियर का था, और वो इंजीनियर था फर्डिनेंड। और कहां का था? ये फ्रांस का था। ये इंग्लैंड के पास यहां पर फ्रांस है, तो ये फ्रांस का इंजीनियर था। इसने इसको बनाना शुरू किया 1859 में। अब बात आती है भाई पूरी कब हो गई? लगभग 10 साल लगे इसको पूरा होने में। 1869 में इसका जो निर्माण है वो पूरा हो गया। 10 सालों के अथक परिश्रम से इस नहर को बना लिया गया। अब बात करें और भी इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो 1869 में जो मैंने कहा ना पूर्ण कर लिया, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भी यातायात के लिए, जल यानों के लिए इस मार्ग को ओपन कर दिया गया। पहले स्टार्टिंग में केवल दिन में ही जलयान यहां से गुजरते थे, लेकिन अब दिन में और रात में दोनों टाइम यहां से जलयान है वो गुजरते हैं यहां पर। अब बात करें इस नहर की लंबाई की, भी ये नहर है जो स्वेज नहर जो बनाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई ले लें, क्योंकि कहीं कम है कहीं ज्यादा, एक औसत अगर चौड़ाई की अगर बात करें तो वो चौड़ाई है 60 मीटर। तो 162 किलोमीटर लंबी है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसकी गहराई की एवरेज देखें भी गहरी कितनी है ये, तो वो है लगभग 10 मीटर। 10 मीटर इस स्वेज नहर की गहराई है यहां पर। और इस मार्ग से डेली लगभग 100 जलयान है वो क्रॉस करते हैं यहां से। और यहां से जो जलयान क्रॉस करते हैं उनकी स्पीड बहुत कम होती है, लगभग यूं कहूं भी 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही यहां से जलयान गुजरते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है भी इतनी स्लो क्यों चलती है? क्योंकि इस नहर के किनारों के टूटने का डर रहता है।
और एक जलयान जब आगे चलता है तो अभी जब वो क्रॉस कर जाता है तब उसके बाद यहाँ से दूसरा जलयान की बात है, वो जो क्रॉस है वो उसको किया जाता है। एक साथ दो जलयानों को यहाँ क्रॉस नहीं करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है, क्योंकि किनारों के यानी वो ये नहर के टूटने का है वो डर है वो रहता है। और लगभग कहते हैं भी 12-13 घंटे हैं वो इसको क्रॉस करने में है वो लग जाते हैं जलयान को। अब देखिएगा भी हमने कह दिया ये मिस्र देश का में है, मिस्र देश में है, लेकिन अब हम ये समझे क्या इस पर अधिकार भी मिस्र का है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर समझिए, जब ये नहर बनाई गई थी, किसने बनाई? फर्डिनैंड डी लेप्स नामक इंजीनियर था जो फ्रांस का था। इंजीनियर था भी, वो तो मिस्त्री था, वो तो बनाने के लिए नक्शा देने वाला था, सलाह देने वाला था। उसने दे दी भी, बता दिया हमें भी हाँ इस प्रकार से ये बना सकते हो आप, और उसने पूरा बनाने में अपना योगदान दिया। लेकिन उस टाइम अकेले मिस्र का इस पर अधिकार नहीं था। इस पर जो अधिकार था वो थी स्वेज कैनाल कंपनी बनी थी, एक स्वेज कैनाल कंपनी। और इस स्वेज कैनाल जो कंपनी में 50% जो हिस्सा था वो फ्रांस का था, शेयर जो था 50% फ्रांस का था इस कंपनी में, और बाकी के लगभग जो 50% जो शेयर था वो बात करें तुर्की का था, मिस्र का था, और यहां पर जो अरब कंट्रीज है उनका शेयर था। लेकिन बाद में क्या कर लिया, इसके ऊपर इन शेयर को किसने खरीद लिया? ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया, अंग्रेजों ने खरीद लिया। तो इसका मतलब फिर ये किसके अधीन हो गई? अंग्रेजों के अधीन हो गई, इंग्लैंड का अधिकार हो गया इस पर, ब्रिटिश का सरकार का इसके ऊपर अधिकार हो गया। लेकिन 1956 में भाई मिस्र में सारी नहर जाए और राजा कोई और हो, तो ये मिस्र को कहां पसंद थी ये बात। तो 1956 में मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, अपने देश का की जो नहर है वो घोषित कर दी भी ये तो हमारी है भाई। तो 1956 में मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण है वो कर लिया। अब बात ये आई भी हमें यूएनओ से परमिशन भी लेनी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो और 1967 में लगभग 12 साल बाद 1967 के अंतर्गत यूएनओ ने इसकी परमिशन भी दे दी भी ठीक है भाई, आज से इसका नियंत्रण है, रख रखाव है, वो सारी जिम्मेदारी है वो मिस्र देश की रहेगी। तो 1967 के अंतर्गत यूएनओ ने इसको परमिशन प्रदान है वो कर दी थी। अब एक चीज यहां पर ये समझिए भी इस नहर के बनने से लाभ किसको मिला, फायदा किसको मिला? तो देखिएगा आपको इसमें कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये थोड़ी सी अगर ये पिक्चर क्लियर है, ये मानचित्र थोड़ा सा क्लियर है, तो देखिएगा यहां से जलयान आएंगे। और जलयान क्यों आते हैं? मोस्टली माल ढोने के लिए ज्यादातर भी। ये यूरोप है वो औद्योगिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये अपने बने हुए माल को जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाएंगे, तो ये भी लाभ कमाएंगे और उनको भी लाभ मिलेगा। अगर ज्यादा माल पहुंचेगा तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा भी। तो किन को फायदा होगा? तो यहां से जब आएगा तो ये अपना क्या है, अफ्रीका, ये अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी। तो पूर्वी अफ्रीका के इन देशों को लाभ होगा इससे, और यहां पर जो अरब कंट्रीज है उनको लाभ होगा, एशिया के, भारत को लाभ होगा, पाकिस्तान को लाभ होगा, यहां श्रीलंका उसको लाभ होगा, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, उन सबको लाभ होगा। और इसके साथ साथ नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बन गया तो जल्दी माल वहां पर पहुंचा जा सकता है, खर्चा कम आएगा। तो लाभान्वित देश आप अपने आप लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, पूर्वी अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो देश हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ इससे प्राप्त होता है। और यूरोप से अगर हम बात करें तो यहां अगर आपसे कोई एक देश पूछ ले भी सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट कौन उठाता है, तो वो जो लाभ मिलता है जिस देश को, वो है ब्रिटेन, इंग्लैंड। ब्रिटेन को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है, ये अपना माल सबसे ज्यादा इन देशों में है वो खपाता है।
तो सबसे ज़्यादा लाभ ब्रिटेन इससे उठाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर देखिए, स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी व्यापारिक नहर है। एक बात, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये एक आर्टिफिशियल जलमार्ग है, एक कृत्रिम जलमार्ग है। इस पर किस देश का अधिकार है? इसके ऊपर मिस्र का अधिकार है। मिस्र ने अपना अधिकार कब जताया? 1956 में। और यूएनओ से परमिशन कब मिली? 1967 के अंतर्गत। इसकी जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है, चौड़ाई है वो 60 मीटर है और गहराई है वो 10 मीटर है। ये नहर कब बननी स्टार्ट हुई? 1859 में बननी स्टार्ट हुई। और कब पूरी हो गई? 1869 में पूरी हो गई, यानी जलयानों के लिए इसको खोल दिया गया। बनाने वाला जो प्रमुख इंजीनियर है फ्रांस का, उसका नाम क्या है? फर्डिनैंड डी लेप्स उसका नाम है। और एक चीज और, हम इसके बाद पनामा नहर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम पढ़ेंगे। स्वेज नहर और पनामा नहर में बहुत से अंतर है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर की अगर मैं बात करूं, यहां पर स्वेज नहर जब इस इंजीनियर ने जो अपना खाका दिया भी हम यहां बना दें भाई, तो इसे बनाना पनामा नहर की बजाय आसान था यहां पर। क्यों था? क्योंकि यहां की जो भूमि है वो पर्वतीय नहीं थी। समतल भूमि होने के कारण यहां पर पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई फाटक नहीं बनाने पड़े, कोई लोक नहीं लगाने पड़े, कोई जलबंधक तंत्र है वो स्थापित नहीं करने की जरूरत यहां पर पड़ी। तो यहां पर जल को नियंत्रित करने के लिए स्वेज नहर में किसी प्रकार का लोक यानी फाटक है वो नहीं बनाया गया है। तो ये था अपनी स्वेज नहर का सारी जानकारियां जो आपको समझ में भी आनी चाहिए और आपके दिमाग में ये रहनी भी चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं अपने दूसरी प्रमुख नहर, कृत्रिम नहर, जिसका नाम है पनामा नहर। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं भी पनामा नहर है कहाँ। तो मानचित्र पर देखिएगा, ये है आपके सामने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यूरोप और अफ्रीका के बीच इधर ये है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, और इस साइड में ये है प्रशांत महासागर। तो कहाँ बनाई गई है? देखिएगा, यहाँ पर ये मध्य अमेरिका है। मध्य अमेरिका का एक देश है पनामा, बहुत छोटा सा देश है पनामा, और यहाँ कोलंबिया से ये दक्षिणी अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। तो ये है यहाँ पर पनामा नहर, जो ये रेड कलर में यहाँ दिखा रखी है, ये पनामा नहर है। जो किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। तो ये तो पहली महत्वपूर्ण बात होगी, इसकी विशेषता हो गई भी पनामा नहर किन को जोड़ती है। याद कीजिए, हमने स्वेज नहर पढ़ा था। स्वेज नहर यहाँ पर ये भूमध्य सागर और इधर अफ्रीका के लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, और पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या यूं कह दूं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली नहर कौन सी है? वो है पनामा नहर है। अब बात आती है भी ये नहर कब बनी, किसने बनाई? देखिएगा, इसके बनने के इतिहास की अगर हम बात करें तो प्रयास तो स्टार्ट हो गया था 16वीं सदी से। 16वीं सदी से ही इसको बनाने का प्रयास हुआ। बहुत से देशों के शासकों ने इंजीनियरों की मदद से इस नहर को बनाने की कोशिश की भी, ताकि पहले हम जो इधर से आते थे, यूरोप से आना होता था, तो इतने पूरे अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को घूम के इधर आना पड़ता था। अगर हम पूर्वी अमेरिका की बात करें, पूर्वी अमेरिका को अगर पश्चिमी अमेरिका से जलमार्ग से जोड़ना था तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा खर्चीला था। तो इसलिए सब ये चाहते थे भी ये दूरी कम हो। कम होने के लिए यहाँ से कट लगाना था, नहर बनानी थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बार तो लगभग 22,000 से अधिक श्रमिक है वो यहाँ पर मारे जा चुके थे जब इस नहर को बनाने की कोशिश की जा रही थी। हमने स्वेज नहर में एक इंजीनियर का नाम पढ़ा था, फर्डिनैंड।
उसने भी कोशिश की थी यहां पर इसको बनाने की, आया था भी मैं बनवा देता हूं, लेकिन नहीं बनवा पाया था वो भी। और कौन बनाना चाहता था? सबसे ज्यादा फायदा यूएसए लेना चाहता था। वो चाहता था मेरा पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्से से जल मार्ग से शॉर्टकट है वो जुड़ जाए। इतना लंबा सफर की बजाय ये शॉर्टकट रास्ता मेरे दोनों छोर हैं, पूर्वी और पश्चिमी, एक शॉर्टकट जल मार्ग से जुड़ जाए। तो यूएसए चाहता था। तो यूएसए ने क्या किया? एक संधि के तहत इस पनामा से कोलोन तक की, इसका जो ऊपर वाला छोर है इस नहर का कोलोन और नीचे वाला पनामा, तो कोलोन से पनामा तक जो उसने नहर बनाने का सोचा, उसके आसपास का 8 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो खरीद लिया इसने। किसने? यूएसए ने खरीदा, ध्यान दीजिएगा, ताकि फायदा भी इसी को मिलना था। तो खरीद कर इस नहर बनाने का काम है वो शुरू करवाया। तो शुरुआत इसकी हम मानेंगे 1904 से। तो 1904 में यूएसए ने इसके लिए प्रयास स्टार्ट किया। और फिर आती है भी इसका निर्माण है वो कब पूरा हो गया? निर्माण पूरा हुआ 15 अगस्त 1914 को, यानी लगभग 10 साल लग गए इस नहर को बनाने में। बहुत दिक्कत आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है आपके दिमाग में आए भी क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये थी भी यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो स्थलीय भूमि जो है वो पर्वतीय थी, ऊबड़ खाबड़ थी। यहां से नहर निकालना आसान काम नहीं था। जबकि स्वेज वाले में तो दिक्कत ही नहीं थी, समतल भूमि थी, कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं था, तो आसानी से नहर फर्टिलैंड ने वहां से निकलवा दी। जबकि यहां ऐसा संभव नहीं था। पर्वतीय भूमि होने के कारण उन पर्वतों, क्योंकि ऊंचे थे, उस ऊंचाई को पार करके एक जलयान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें जल बंधक बनाने थे, फाटक बनाने थे, गेट बनाने थे। यह मुख्य कारण रहा भी। इसको बनाने में टाइम भी खूब लगा और टाइम के साथ साथ नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ा। इसलिए इसको बनाने में ज्यादा टाइम से मतलब मैं कह रहा हूं भी 16वीं सदी से प्रयास हो रहा था भाई, कहां जाकर 1914 में हम इसको पूर्ण कर पाए। क्योंकि पर्वतीय भूमि थी, उन पर्वतों को पार करवाना, जलयानों को पार करवाना बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि गेट बनाने थे, फाटक बनाने थे। इसलिए 1904 से इसको सही सिस्टमेटिक तरीके से इसकी शुरुआत की गई और 1914 में ये बनकर है वो तैयार हो गया। अब इसका एक सिरे की बात करें तो कोलोन है और दूसरा सिरा कौन सा है? पनामा है। किसने बनाया? यूएसए ने बनवाया। तो अब हम ये कहें भी इस नहर के ऊपर अधिकार किसका रहा? भाई उसने जमीन खरीद कर बनवाया था, मोल ली थी उसने जमीन। तो 85 सालों तक, 85 वर्षों तक, यानी 1914 से 85 वर्षों तक जो अधिकार है वो किसके पास रहे? इस नहर का यूएसए के पास रहा। और बाद में 1 जनवरी सन 2000 को इस नहर का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? पनामा देश को दे दिया गया। भी पनामा अब तू ही संभाल इसको, अच्छे से इसकी रख रखाव करना भाई, हमें जरूरत पड़ती रहेगी। हमने बहुत लंबे टाइम तक इसकी देखरेख कर ली। तो 85 वर्षों तक यूएसए ने, क्योंकि उसी ने बनाया, उसी का अधिकार रहा। सन 2000 में 1 जनवरी 2000 को पनामा देश को इसको अधिकार है वो दे दिया गया। अब बात आती है भी ये जो नहर है इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जैसे हमने स्वेज की बात की, तो इस नहर की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है। और इस नहर की अगर चौड़ाई की बात करें तो वो है 90 मीटर, 90 मीटर इसकी चौड़ाई है। गहराई की बात करता हूं तो वो है 12 मीटर। पनामा नहर की गहराई है वो 12 मीटर है। इसके बाद आती है भी फायदा किसको हुआ? एक शब्द में अगर उत्तर देना पड़े तो आप यही कहेंगे यूएसए को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी अमेरिका से इस शॉर्टकट मार्ग से जोड़ा गया।
पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी अमेरिका से जोड़ा गया, तो फायदा भी सबसे ज्यादा किसने लिया है और ले रहा है, तो वो देश है यूएसए। इसके साथ साथ दक्षिणी अमेरिका के इन देशों को भी फायदा हुआ इससे, तो सबसे ज्यादा फायदा है वो यूएसए को हुआ। अब एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा समझने की है वो ये है भी, हमने कहा ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से नहर बनाना थोड़ा मुश्किल काम था, तो फिर किस प्रकार से फाटक बनाए गए, गेट बनाए गए और इस नहर को कंप्लीट किया गया। तो यहां इस नहर को अगर हम इस प्रकार से समझ लें, थोड़ा सा ये नहर है, हम थोड़ी बड़ी करके दिखा देते हैं, ये कोलोन हो गया, ये पनामा हो गया। यहां पर 3 जगह फाटक बनाए गए, और वो 3 जगह कौन कौन सी? ऊपर वाली साइड में यहां पर बनाया गया गातून लॉक्स फाटक, जिसको हम कह दें देसी भाषा में, तो गातून लॉक्स बनाया गया। और लगभग मध्य में दूसरा फाटक बनाया गया जिसका नाम था पेड्रो मिक्ट लॉक बनाया गया। और यानी ये तो हो गया अटलांटिक वाली, महासागर वाली साइड में गातून लॉक्स, बीच में हो गया पेडेरोमिक्ट लॉक हो गया, और नीचे आया यहां पर मीरा फ्लोर्स लॉक्स, जो प्रशांत महासागर की साइड में रहा। ये 3 फाटक यहां पर बनाए गए, लॉक बनाए गए। अब इसमें क्या था? इसमें था भी जैसे इधर से एक जलियान आया, जैसे जलियान पहले फाटक गातून लॉक्स के पहले फाटक पर पहुंचता था, यहां पर रोक लिया जाता था। यहां रोकने के बाद ये गेट खुलता, गेट खुलने के बाद जलियान को अंदर ले लिया जाता, अंदर ले जाके पीछे वाले गेट को वापस बंद कर दिया जाता, और फिर इसमें पानी भरा जाता। क्योंकि अब मैंने कहा ना, इसके जस्ट जो आगे वाला जो इलाका है वो पर्वतीय भूमि के कारण ऊंचा इलाका था, नीचे जमीन है वो उठी हुई थी, तो वहां पर वो चलने में जलियान को दिक्कत आएगी, तो हमें उस जलियान को ऊपर उठाना था। ऊपर किससे उठाएं? यहाँ जैक तो लगने से रहा, हम पानी से ही ऊपर उठाए। तो दोनों अंदर फाटक में लेके, और पहले वाला फाटक बंद है और जो हमने पहले खोला उसको भी हमने बंद कर दिया। अब इसमें पानी भरना है। फिर बात आई भी पानी कहां से भरते हो भी आप? पानी भरा जाता है, इसके पास वाली एक झील है जिसका नाम है गाटून झील। गाटून बोलो या गातून बोलो, वो तो अंग्रेजी हिंदी की समस्या रहती है। तो गाटून झील से इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। तो पानी का लेवल ऊपर आते ही जलियान भी ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठते ही इस गेट को खोल दिया जाएगा, और जलियान है वो उस ऊंचाई को पार करके आगे आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पर सेम सिस्टम, इसी प्रकार तीसरे लॉक पर यह किया जाता है, और जलियान को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार जब वापस आता है जलियान, तो वही रिवर्स प्रक्रिया अपना दी जाती है, पानी को कम करके, क्योंकि पानी को बढ़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा जलियान, कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जलियानों को क्रॉस करवाने के लिए इसमें ये 3 जो लॉक्स हैं, सिस्टम है, जल बंधक जो सिस्टम है वो बनाया गया। 3 कौन कौन से? गातून लॉक्स, पेडेरोमिक्ट लॉक्स और मीरा फ्लोर्स लॉक है, वो इसके अंतर्गत बनाई गई। अब हम थोड़ा सा एक वीडियो या यूं कहूं वीडियो पिक्चर के माध्यम से मैं चाहता हूं आप इसको देख भी लें भी किस प्रकार से इन फाटक को है वो क्रॉस करते हैं। तो स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो भी किस प्रकार से जो जलियान है वो अंदर आ रहा है, फिर पानी भर जाता है, फिर आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार इस नहर में 6 जलबंधक तंत्र से प्रवेश करते हुए 3 लॉक प्रणाली है, गातून लॉक्स, पेडेरोमिक्ट लॉक और मीरा फ्लोर लॉक्स। और इन लॉक्स के द्वारा ही जहाज है वो पर्वतीय भूमि को पार कर लेती है। और इस नहर से होकर जाने पर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी है वो हॉर्न अंतरीप की तुलना में लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है।
न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी लगभग 9000 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से सिडनी की लगभग 6500 किलोमीटर और इसी प्रकार न्यूयॉर्क से वालपराइसो चिली जाने में लगभग 6 किलोमीटर की बचत है वो हो जाती है। इस नहर का आर्थिक महत्व की अगर बात करें, इस नहर का जो आर्थिक महत्व है वो स्वेज नहर से बहुत कम है, लेकिन फिर भी यूएसए को इससे बड़ा फायदा है और इसके साथ साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इसलिए ये भी स्वेज से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन यूं कहें कम है, ये नहीं है भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस इसका बहुत बड़ा है। तो ये थी अपनी दूसरी कृत्रिम नहर जिसका नाम था पनामा नहर। अब हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक बार मैं चाहता हूं हम इसको समअप कर लेते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से कर लेते हैं भी स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर बताइए, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर अंतर करते हैं और